सत्ता के शीर्ष तक पहुंच गए हैं, तो उनको पता है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, इनके पास वो घुट्टी है कि फिर वो उस घुट्टी को नए रूप में आपके बीच लाएंगे, उस दवा को आपके बीच नए रूप में लाएंगे, इस प्रदेश के लोगों के बीच उस दवा को नए रूप में आपके पास लाएंगे, नया नाम देकर लाएंगे और फिर लोग उसमें बहक जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जब से ये सरकार आई है, एक भी परीक्षा ऐसी नहीं है कि जिसमें इनके हितों को नहीं साधा गया। अफसोस इस बात का है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, इन्होंने चुन चुनकर संवैधानिक पदों पर ऐसे लोग बिठा दिए हैं कि जिन्होंने इनके हितों की रक्षा के लिए आवाम के हितों को दरकिनार करके रख दिया। ऐसे लोगों को इन्होंने पदों पर बिठा दिया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस प्रदेश के युवाओं को एक बात बता दूं मैं, अगर आपने रात दिन एक कर दिया ना, रात दिन एक, तो भी अगर आप 10 साल जाएगा उसकी सफाई करने में। जो यूनिवर्सिटी के वीसी इनके कौन जो शाखाओं में हाजिरी बजाते हैं, उनकी निष्ठा किसके प्रति होगी? उनकी निष्ठा जनगण मन के प्रति होगी क्या? उनकी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ अपने लोगों के प्रति है। यूनिवर्सिटी के वीसी वो हैं, तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग वो हैं। और अब तो और भी पेपर लीक हो रहा है और अधिकारी सफाई देने आ रहे हैं। जो अधिकारी सफाई देने आ रहे हैं, मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि खबरदार, देश में प्रदेश में सत्ताएं आती हैं जाती हैं, लेकिन ये लगना चाहिए कि आपकी निष्ठा भारत के संविधान के प्रति है, भारत के युवाओं के प्रति है, भारत के नागरिकों के प्रति है। आपकी निष्ठा उसके प्रति नहीं होनी चाहिए जो 2-3 साल के लिए आपको किसी पद पर ट्रांसफर पोस्टिंग दे देते हैं, उनके प्रति नहीं होनी चाहिए। साथियों, अतीत में भी सरकारें रही, आपको पता होगा, हमारे युवा साथी पढ़े लिखे साथी हैं। एक ऐसे भी वक्त था जब एक देश की विपत्ति के समय एक बड़े मंत्री ने अपना एक बार सूट पहना और आईने में देखा और उनको सूट ठीक नहीं लगा, बाहर जाने के पहले सूट दूसरा पहन दिया और उतने में मंत्री पद चला गया। याद है? इस देश में ऐसा भी वक्त था, जब किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगा तो मुख्यमंत्री को 24 घंटे के अंदर रिजाइन देना पड़ा। बाद में वो बरी हुए। इस देश में यह भी था कि केंद्रीय मंत्री, जब यूपीए की सरकार थी, केंद्रीय मंत्री पर आरोप लगे, कौन से घोटाले में 2G स्कैम 3G स्कैम क्या थे वो, और 10 साल तक केस चला। और उसके बाद कोर्ट ने कहा कि 10 साल तक कोर्ट में बैठने के बाद, जज ने कहा, लिखा आदेश में, 10 साल तक कोर्ट में बैठने के बाद मैं इंतजार करता रहा कि कभी तो सरकार इसके प्रमाण देगी, लेकिन कोई प्रमाण नहीं आया, लिहाजा मैं इनको बाइज्जत बरी करता हूं। ऐसे भी थे, लेकिन उनको मंत्री पद से उस समय हटना पड़ा। और आज केंद्र के पास, इनकी सरकार के पास, इनके रहनुमाओं के पास, इनके नेताओं के पास ऐसी कौन सी इन्होंने जड़ी बूटी खिला रखी है कि इनको यह तक नहीं पूछा जा रहा है कि जितनी परीक्षाएं हुई उतनी परीक्षाएं, एक भी परीक्षा फुल प्रूफ क्यों नहीं हो पाई, यह तक नहीं पूछा जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, एक कहावत है, वो लड़के ने, हमारे छोटे बच्चे, मतलब मेरे अनुज ने पहले कहा, जो वक्ता थे, मैं नाम नहीं जानता, और उस बोलने का लबोलुबाब यह था कि अगर घर के बगल में डकैती पड़ी हो और बगल वाले को आराम से नींद आ जाए, या इस बहन ने कहा, किसी ने तो कहा अभी, लबोलुबाब यही था, अगर बगल में डकैती पड़ी हो और पड़ोसी को इत्मीनान से नींद आ जाए, तो ये समझिए कि अगला नंबर उस पड़ोसी का है। और यही हुआ है पिछले 10 सालों से, 8-9 सालों से, जब से यहाँ पर ये सरकार है, एक भी परीक्षा सफल नहीं हो पाई। और अगर आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, मैं तो एक कदम आगे बढ़कर यह कहना चाहता हूं कि ये सीबीआई जांच की भी मांग आप किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में कराइए। ये तो सीबीआई भी इन्हीं का तोता है, ये सीबीआई भी अपने अनुसार से लिखा देंगे क्या लिखाना है, लेकिन किसी सिटिंग जज के माध्यम से। अभी मैंने सुना है कि एसआईटी का गठन हुआ है। मेरे युवा साथियों, ये एसआईटी के गठन के लिए एक रिटायर्ड जज को सुपरविजन का काम दिया गया है, लेकिन आपको पता है सोशल मीडिया में उसमें भी बातें आ रही हैं कि वो भी इस सरकार से, उनके परिवार के लोग कृतार्थ हुए हैं। तो जो लोग इस सरकार से कृतार्थ हुए हैं, उनसे कैसी उम्मीद की जा सकती है कि न्याय होगा? इसलिए इनकी किसी भी जांच पर हमें विश्वास नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं
2020 में कोविड का दौर था और कोविड के दौर में जब पहला 2020 का कोविड अप्रैल मई से लॉकडाउन लग गया, उस लॉकडाउन में स्कूटर निकालने की भी परमिशन नहीं थी, याद है ना? स्कूटर निकालने की परमिशन नहीं थी और 1100 पद उस समय सहकारिता में नोएडा में परीक्षा आयोजित करके भर दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि वो नोएडा में जाने वाले छात्र कहां के थे? कौन जा पाया? कैसे कैसे हुआ? लेकिन लोग चुप रहे उस समय, मैंने कहा, लेकिन लोग चुप रहे और आज चुप रहे तो बगल की डकैती आज अपने घर तक डकैती आ गई है। भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनके विधायकों ने लिखा कि 20-20 लाख में नौकरियां बिक रही है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। क्यों? कि चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी लड़ाई है और इनकी लड़ाई में, इस लड़ाई में ये हमेशा जिस वेपन्स को यूज करते हैं, जिस हथियार को यूज करते हैं, वो हथियार है बांटने का हथियार। मैंने अपनी भूमिका पहले ही बता दी। आप जिस स्तर तक मेरा सहयोग, मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूं, लेकिन इस मंच पे मैं अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि को बगल रख के मैं उत्तराखंड के नागरिक के रूप में आप लोग के साथ हूं। और मेरी भूमिका, मैंने जब कहा कि मैं 4 दिन के लिए किसी राजनीतिक कार्य से बाहर जा रहा था, हमारी पार्टी की सर्वोच्च संस्था CWC की बैठक थी और हम 4-5 लोग जो वहां गए, हम लोगों ने हमारे सर्वोच्च नेता के सामने यहाँ की स्थिति को उजागर किया और हमने कहा, सबने वहां, हम लोग 4-5 लोग यहाँ से गए थे, हम सबने कहा कि उत्तराखंड में हालात बहुत खराब हैं, हमारे युवाओं के साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है, सरकारें नौकरियों बेचने का कारोबार सरकार चला रही है और हमारे युवा ठगे के ठगे हैं। और उसका परिणाम है कि सोशल मीडिया के माध्यम से राहुल जी ने अपनी चिंता जाहिर की। मेरे प्यारे साथियों, मैं चाहता ये हूं, मैंने कहा कि जिस सीमा तक आप चाहोगे उस सीमा तक ये गणेश गोदियाल आपके साथ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार बहुत से तरीके निकालकर आप लोगों के बीच एक दूसरे को तोड़ने का काम करेगी, लेकिन टूटिए मत। संगे शक्ति कलयुगे। इस युग में अगर कोई सबसे बड़ी शक्ति है तो वो एकता है और हमारी भूमिका मैंने बता दी कि जिस सीमा तक आप लोग चाहोगे उस सीमा तक मैं आप लोग के साथ हूं। हर तरह के सहयोग से आपके अध्यक्ष राम कटवाल जी हैं, मैं राम कटवाल जी से संपर्क में रहूंगा, अभी भी मैंने उनसे बात की है। जो जिस तरह से आप लोग मुझे चाहोगे हम लोग आपके साथ हैं। बहरहाल अपने अपने तरीके से ये आंदोलन मैं उत्तराखंड के तमाम युवाओं को इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं। अगर चाहते हो कि आपका भविष्य सुरक्षित हो, अगर चाहते हो कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार भविष्य में उत्तराखंड में परंपरा न बने, अगर चाहते हो तो जो जहां है, जो कर्णप्रयाग में है, जो श्रीनगर में है, जो पौड़ी में है, जो उत्तरकाशी में है, जो पिथौरागढ़ में है, जो हरिद्वार में है, जो उधम सिंह नगर में है, जो जहां है, चमोली में है, जहां भी है, टेहरी में है, जो जहां है वहां से इस प्रकार के सरकार के कृत्यों का जमकर विरोध करें, जमकर विरोध करें। अगर ये चाहते हो कि ये बात परंपरा में बन जाए, मैं आह्वान करना चाहता हूं। तो समय की बाध्यता है, समय की बाध्यता है और सभी को अपनी बात कहनी है। मैं कुछ और वक्ताओं की बातें सुनूंगा। विपक्ष के लिए तो सीबीआई है, मैं खुद जहां झेल चुका हूं। मेरा एक छोटा मोटा कॉलेज है, वो भी कहां, मेरे यहाँ के बहुत से लड़के होंगे यहाँ जो मुझे फोन कर रहे थे कि आपको जरूर आना है, 2 हाथ खड़े करना है। हाँ, आप भी। मैं ये कह रहा हूं कि एक छोटा मोटा कॉलेज भाई 250 किलोमीटर दूर पहाड़ में, और वो भी 97 में, मैंने 98 में शुरुआत की, 2003 में बना पाया और 2003 से वो कॉलेज चल रहा है। उसमें मेरी भूमिका की सीबीआई जांच हुई, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं सबसे जांच हुई और वो जांचें जब मैं चुनाव का फॉर्म भरता हूं तब तक वो जांच ऑन हो जाती है और फिर दब जाती है। अरे भाई गजब सीबीआई है तुम्हारी, गजब ईडी है तुम्हारी। अरे भाई अगर हमने कहा हम अगर गलत है ना तो खींच के ले जाओ, सलाखों के अंदर बंद करो ना हमें। पर कैसा डर दिखाना, ये बेटी ने जो बोला, डर दिखाओ, डर दिखाते दिखाते इतना डरा दो कि सामने वाले की रीढ़ झुक जाए।
मैं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का अध्यक्ष था, और मैंने एक बार ये धन सिंह रावत जी के डिपार्टमेंट पर एक लेटर लिखा कि भाई बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि 20 लाख में नौकरी बिक रही, इसकी जांच हो। मुख्यमंत्री के पास ले गया मैं लेटर, और उसके बाद इन्होंने बद्रीनाथ टेम्पल कमेटी में मेरी जांच कर दी। मैंने कहा अच्छा है, मैंने कहा मैं इस जांच का स्वागत करता हूं। मतलब मेरी जांच, मैं इसलिए एक्सक्यूज नहीं चाहता कि मैंने तुम्हारी बात उठाई है तो मेरी जांच रोक दो, नहीं, मेरी जांच पूरी करो, लेकिन मेरी जांच का डर दिखाकर सामने वाले की जांच मत रोको। अब मेरी जांच तो हो गई, लेकिन सामने वाले की जांच क्या हुई, मैं पूछना चाहता हूं कि सामने वाले तो इस तरह डरते हैं। अब बात यह है कि अगर मैंने गलत किया होता तो मैं डर जाता। तो मैं समझता हूं समय ज्यादा हो गया, और मैं आप लोगों के समय में ज्यादा, कोई बात नहीं, और भी बोलेंगे, बहुत अगला दिन भी होगा, अगले दिन भी बोलेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं, देखो मेरी बात सुनिए, एक मिनट मेरी बात सुनिए। समझिए जो डर गया सो मर गया, हम डरे नहीं, हम जिंदा हैं, और जो डर गए वो मर गए। मैं राजनीतिक लोगों के लिए बोल रहा हूं, जो राजनीतिक लोग इस सरकार से डर गए, जिन्होंने अपने को उसमें समाहित कर दिया, वो मर गए, और हम अभी विरोध में हैं, हम जिंदा हैं। और अगर जिंदा है तो ये नजर भी आना चाहिए कि हम जिंदा हैं, और इसीलिए गणेश गोग्याल आज आपके बीच यहाँ पर उपस्थित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चल उठ बांध कमर, फिर देख आगे ऊपर वाला क्या देता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।